कक्षा एकादश यानी कि कक्षा 11 में गद्य खंड में हम जो है स्पीति में बारिश नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं कृष्णनाथ। तो स्पीति में बारिश ये जो पाठ है एक कृष्णनाथ जी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत पर एक निबंध है ये। तो कृष्णनाथ जी के बारे में हम अपने लेखक के बारे में विचार करते हैं। लेखक का जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। कृष्णनाथ जी अपने व्यक्तित्व के धनी थे, साहित्य प्रेमी थे। हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान तो थे ही और साथ में ही काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उनको पूर्ण अधिकार था। वे दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार कर रखते थे। पत्रकारिता में भी वे जुड़े। हिंदी की जो साप्ताहिक पत्रिका कल्पना के वे संपादक मंडल में रहे, कई साल तक रहे। अंग्रेजी की जो मैनकाइंड मैगजीन, उन्होंने उसका भी संपादन किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्ययन की प्रक्रिया में गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन भी किया और इसी अध्ययन के कारण उनका झुकाव बौद्ध दर्शन की ओर रहा। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने बहुत कुछ लिखा है और उसी में उनका एक ये यात्रा वृत्तांत है। तो ये यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश, इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। तो इस पाठ का संक्षेप में सार समझेंगे। लेखक ने स्पीति और हिमालय के मध्य में स्थित है, यानी कि स्पीति जो स्थान है वो हिमालय के मध्य में स्थित है। अर्थात ये आज के समय में अगर हम इस पर विचार करें तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ज़िला है और उस स्थान की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से बिल्कुल भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसलें यानी कृषि, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का वर्णन, ये सब लेखक ने किया है। कुछ युवा पर्यटकों जो यात्री हैं, पर्यटक यानी यात्री, उनको वहां पहुंचने और पर्यावरण को बदलने के लिए संदेश दिया है। इस पाठ में ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका वहां पहुंचना और वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, अर्थात वर्षा की स्थिति हो सकती है, क्योंकि स्पीति एक ऐसा स्थान है जहां वर्षा ना के बराबर होती है। ऐसा इस पाठ में वर्णन किया गया है। अब हम सीधे पाठ पर आते हैं। तो स्पीति में बारिश, इसकी थोड़ी सी हमने स्थिति समझ ली है। तो स्पीति की भौगोलिक स्थिति हम समझते हैं कि स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति ज़िला है उसमें वह स्पीति उसकी एक तहसील है। तो लाहौल और स्पीति दोनों का एक ऐसा आकस्मिक योग है कि वे
एक दूसरे से जो रास्ते जाने के हैं वो बहुत ही दुर्गम और कठिन हैं, और उन दुर्गम कठिन रास्तों को लांघना इतिहास और भूगोल के लिए एक बहुत बड़ा कारक है। तो हम इस पार्ट में यही देखना चाहते हैं कि लाहौल में जो एक प्रसिद्ध नगर है वह केलंग है, और स्पीति का जो नगर है वो काजा है। तो उससे संबंध ये आता है कि जो केलंग का बादशाह है, यानी कि वहाँ का राजा है, वह काजा की खैर खबर कैसे ले। तो वहाँ पर उस समय अंग्रेज़ों के बाद वायरलेस सेट पर ही वहाँ की जानकारी मिलती थी, और वह विचार करता था कि कहीं काजा का जो सूबेदार है वह स्थिति में सही है या उसकी अवज्ञा कर रहा है, बगावत तो नहीं कर रहा है। तो ये सब जानकारी लेना उस समय बड़ा कठिन था। बसंत ऋतु में भी जो 170 मील जाना आना बहुत कठिन है, क्योंकि केलंग और काजा की बीच की दूरी 170 मील है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही है, अर्थात स्पीति एक स्वतंत्र शासक राज्य रहा है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल, कभी कश्मीर मंडल, कभी वुसर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। इस प्रकार से ये अपनी स्वायत्तता के लिए प्रसिद्ध मानी गई, और भूगोल ने भी इसे ऐसा ही सृजन किया है कि वह स्वायत्त रहे, अर्थात इसकी रक्षा भूगोल करता रहा है और संहार भी भूगोल करता रहा है। पहले के राजाओं में हम विचार करें तो हलकारा आता जाता था, जिसे जाने में आधा बसंत बीत जाता था। वहाँ के लोगों की मनस्थिति आज से पता चलती है कि डायनामाइट से जब रास्ता तोड़कर बनाए गए, तो जब डायनामाइट का विस्फोट होता है तो वहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग जो हैं आंखें बंद करके चनम्मा का पेड़ का तना पकड़कर बैठ जाते हैं, या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं, और जब धमाका बीत जाता है तब जो है वो आंखें खोलकर देखते हैं। इस प्रकार के सीधे साधे लोग वहाँ के जनजीवन वाले हैं। कभी जोरावर सिंह ने वहाँ पर हमला किया था, तब भी वहाँ की यही स्थिति थी कि लोग अपने घर छोड़कर भाग जाते थे। उसने वहाँ के बिहारों को, वहाँ के स्थानों को लूटा और लूट कर चला गया। अर्थात स्पीति की सुरक्षा पद्धति यही रही होगी। अब हम विचार करते हैं वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल की दृष्टि से। स्पीति में जनसंख्या जो है लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल 1971 की जनगणना में लाहौल और स्पीति दोनों का मिला जुला 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, अर्थात 4 आदमी प्रति वर्ग मील रहते हैं, 4 से भी कम लोग। 1901 में ये प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। तो इस प्रकार से जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल का हम आकलन करते हैं। अब हम विचार करते हैं आगे कि लाहौल स्पीति का जो प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत में जस का तस मिला। अंग्रेज़ों को ये 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के द्वारा मिला। ये कश्मीर के राजा गुलाब सिंह कौन थे? कश्मीर के राजा गुलाब सिंह महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे। अर्थात जो सिख साम्राज्य था, जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनका बेटा दलीप सिंह उस समय बहुत छोटा था। महारानी जिंदा को राजमाता माना गया, लेकिन गुलाब सिंह जो सेनापति था उसने बगावत कर दी थी, और उस समय जो महाराजा रणजीत सिंह का जो राज पंजाब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, और उसमें कश्मीर वाला हिस्सा अंग्रेज़ों ने सुलह कराकर गुलाब सिंह को दे दिया, और 1846 ईस्वी में कश्मीर और सिख साम्राज्य का शेष हिस्सा सभी रणजीत सिंह का जो राज्य था वह अंग्रेज़ों ने छीन लिया। इस प्रकार से ये गुलाब सिंह कश्मीर के शासक रहे थे, और इनसे जो है अंग्रेज़ों को ये प्राप्त हुआ था।
1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा ज़िले में शामिल हो गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासक एक नैनो द्वारा चलाया जाता था और ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू का असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नैनो कार्य करता रहता था। इस अधिकार क्षेत्र में केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, इसलिए स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। अर्थात जो द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट था उसे वो अपना राजा मानते थे, क्योंकि वहाँ पर इस पुरानी कथा के द्वारा मान्यता थी कि राजा को जो है दमयंती जी की रानी ही मानते थे। अर्थात राजा नल की जो रानी दमयंती थी उसको मानते थे। इस प्रकार से वहाँ की एक ऐसी मान्यता थी। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत में अन्य कानून यहाँ पर नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नैनो को दिए गए, जिसके अनुसार मालगुजारी अर्थात वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, टैक्स इकट्ठा किया जाता था। इस प्रकार से लाहौल स्पीति का जो वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग ज़िला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में था। अर्थात इसके बाद 1966 में जब हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का ज़िला हो गया और ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र हो गया। अब इसकी और स्थिति की हम जानकारी करते हैं। आगे की स्थिति ये है कि स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर, 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अर्थात इन पहाड़ों की जो ऊंचाई है 18,000 फीट है। इस प्रकार से ये पहाड़ पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं और ये इसकी मुख्य घाटी है। इस घाटी का नाम स्पीति नदी के द्वारा ही पड़ा है। स्पीति नदी पश्चिम हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है और उसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम स्पीति पड़ा। तो हम आगे इसमें विचार करते हैं कि स्पीति जो स्थान का हम वर्णन कर रहे हैं, भाई स्पीति स्थान अर्थात स्पीति की जो घाटी में स्पीति नदी बहती हुई आई है, उसी के नाम पर इस स्थान का नाम स्पीति है। हम आगे विचार करते हैं कि वहाँ पर इतनी ऊंचाई है और वहाँ पर एक शीत रेगिस्तान है, फिर भी वहाँ लोग रहते हैं। ऐसे में लोग क्यों रहते हैं? 8-9 महीने शेष दुनिया से ये हिस्सा कटा रहता है, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक ही फसल उगती है, लकड़ी भी नहीं है और घर को गर्म कर सकें, इससे घर भी गर्म नहीं हो सकते जब लकड़ी नहीं है। ऐसी वृत्ति में भी वहाँ पर लोग रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं या उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम है, ममत्व है? तो इस प्रकार से स्पीति में लोग रहते हैं। स्पीति का आगे का परिचय, स्पीति नदी के साथ साथ थोड़ा परिचय समित स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के जो पहाड़ लाहौल से भी ज़्यादा ऊंचे और नंगे भव्य हैं। तो कहते हैं आगे कि इस तरह से वहाँ के जो कथा है, पहाड़ों की ऊंचाई है, उनके आंकड़े दिए गए हैं। तो इसके लिए स्पीति एक मध्य हिमालय की घाटी है, अर्थात हिमालय का मध्य वाला भाग है, जहाँ पर स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू, मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर इन सब जैसा स्थान नहीं है। अर्थात और ये जो कुल्लू मनाली हैं, शिमला मंसूरी है, नैनीताल है या श्रीनगर है, ये सब हिमालय के तलुआ हैं। अर्थात लाहौल स्पीति हिमालय का मध्य भाग है। अब हम आगे विचार करते हैं मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणी यानी स्पीति की जो पर्वत श्रेणी है, उनकी स्थिति क्या है।
तो स्पीति जो है उत्तर में बारालाचा पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है और दक्षिण में माने पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है। और बारालाचा का जो दर्रे की बहुत अनुमानित ऊंचाई जो है 16,221 फीट है। इस प्रकार से इसका अनुमान लगाया जाता है। इन पर्वत श्रेणियों की दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अभी अधिक है। दक्षिण में जो माने पर्वत श्रेणी कहलाती है, इसका अर्थ है कहीं यहाँ बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो इसका नाम माने पर्वत श्रेणी नहीं पड़ गया हो। बौद्धों का जो माने मंत्र है ओम मणि पद में हूँ, अर्थात ओम मणि पद में हूँ। इस बीज मंत्र का जो बौद्ध संत थे, बौद्ध साधु थे, वो लामा कहते हैं उन्हें, और वे इसका जाप करते थे इन पर्वत श्रेणियों पर बैठ करके। और इसी के कारण हो सकता है कि इन पर्वत श्रेणियों का नाम माने पड़ गया है। इम्पीरियल गजेटियर की बात माने तो इसकी जो ऊंचाई है वो 21,646 फीट बताई गई है। इस श्रेणी में किसी भी चोटी की ऊंचाई इससे अधिक और भी हो सकती है, और इसकी ऊंचाई जो है 17,000 फीट से भी कहीं कहीं अधिक है। समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे पर बसा है ये, और 1 या 2 यानी 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी है। ये मध्य हिमालय है, ये स्पीति ही कहलाता है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है, जिसकी जो चोटियाँ हैं वो 23,064 यानी फीट ऊंची हैं, और इसमें कई चोटियाँ तो 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। यहाँ पर लेखक चाहता है कि देश के अन्य भागों के जो लोग यहाँ आएँ, अर्थात दुनिया के मैदानों से, पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले यहाँ आकर अपने अहंकार को गलाएं, अपना गर्व समाप्त करें, घमंड को दूर करें, फिर इन ऊंची चोटियों का घमंड दूर करें। लेखक कहना चाहता है कि यहाँ पर आकर के जो ये पर्वत चोटियाँ बूढ़े लामाओं से उदास हो गई हैं, यहाँ आकर के परिहास करें, किलोल करें, और यहाँ के जो है वातावरण को खुशी से पूर्ण कर दें। ऐसा लेखक जो है चाहता है कि स्पीति में यात्रीगण जाएं, पर्यटक जाएं और हर्षोल्लास से, चहल पहल से वहाँ को खुशहाल कर दें। लाहौल स्पीति लाहौल की तरह ही जो स्पीति में 2 ऋतुएँ हैं यहाँ बताई गई हैं। वैसे तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऋतुएँ बताई गई हैं। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है। शेष वर्ष में शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री जो है सेंटीग्रेड, और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री यानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगाया जा सकता। बसंत में कुछ दिन गर्म रहते हैं, रातें बहुत अधिक ठंडी होती हैं। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना की जा सकती है, कभी रहकर देखा जाए तब इसका जानकारी सही पता चलेगी। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है, अर्थात जो लाहौल का इलाका है, स्पीति में जो बसंत ऋतु है उससे भी कम समय की होती है। बसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, और ना ही यहाँ पर कोई गंध होती है। दिसंबर से ये घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक जो बर्फ़ रहती है, यहाँ ठंडक भी लाहौल से अधिक पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह ये हवाएं चुभती हैं। स्पीति में लाहौल से भी बहुत कम वर्षा होती है। हिमालय का जो मध्य मानसून की जो पहुँच के परे है, यहाँ बरखा की बहार अर्थात वर्षा ऋतु की बहार नहीं है। इस प्रकार से कालिदास जो कवि हैं, वर्षा का बारे में ऋतु संहार नाम की ग्रंथ लिखा है, जो पुस्तक लिखी है। अगर हम उस पर विचार करें तो यहाँ वर्षा ऋतु संहार यानी कि वर्षा का संहार हो चुका है, अर्थात वर्षा बहुत ना के बराबर होती है। यहाँ पर स्पीति के बारे में आगे बताया गया है कि कभी कभी बारिश होती है, यानी कभी कभी बारिश होती है, यानी कि यहाँ एक बारिश होना एक
दैव योग है। अर्थात वर्षा ऋतु में यहाँ जो है सूखी धरती और ठंडी और बांझ रहती है, यानी कि यहाँ की धरती सूखी है, ठंडी है, बांझ है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ पर जो है स्पीति में साल में एक फसल होती है। अब वहाँ जीवन यापन के लिए खाने को तो कुछ चाहिए लोगों को, तो वहाँ एक फसल होती है और वो फसल में क्या क्या होता है हम विचार करते हैं कि 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों, इनमें से मुख्य रूप से जौ की मुख्य खेती होती है। यहाँ सिंचाई का साधन पहाड़ों में जो आ रहे नाले हैं, जो पहाड़ी नाले हैं उन पे पुल बनाए जाते हैं और वे नालियों के द्वारा पहाड़ों के किनारे किनारे तक दूर तक जाते हैं। तो स्पीति नदी का तट भी इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता। अर्थात जो पहाड़ी नालों द्वारा लोग जो है पुल बना करके वहाँ सिंचाई कर लेते हैं। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, अर्थात पानी उसमें डाला जाए। तो पानी डालने का कोई साधन नहीं है, फिर पानी का कोई भी स्रोत वहाँ पहुँचाया जाए, अर्थात पानी का स्रोत वहाँ पहुँचाया जाए, लेकिन पहुँचाया कैसे जाए। तो स्पीति में कोई फलदार पेड़ भी नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद अधिक ऊंचाई और वायुमंडल दबाव की कमी और ठंड की अधिकता से वर्षा की कमी, ये सब कारण यहाँ पर होते हैं। इसी कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। स्पीति विशेष रूप से हरियाली से, पेड़ों से नंगी है, वीरान है और इसीलिए उसे बांझ कहा गया है, इसीलिए उसे बांझ कह दिया गया है। तो जो लेखक वहाँ पर स्पीति का जो नगर है कांजा, वहाँ पर वो ठहरा हुआ है, जब यात्रा पे गया हुआ है, तो वहाँ का वर्णन करते हुए कहता है कि वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। और काजा की डाक बगले में वह सो रहा होता है, तो खिड़की खटखट रात को करती है। आधी रात को उसने खिड़की का आधी रात को पिछले पहर में वह देखता है, खिड़की का पल्ला खोल के देखता है तो तेज़ हवा के झोंके चल रहे हैं और बाहर से वर्षा जैसी आवाज़ आ रही है और बड़ी ठंडी हवा चल रही है। वह पल्ला भेड़ के सो जाता है और जैसे ही सुबह उठता है तो उसे सूचना मिलती है। वहाँ चाय पीते हुए लोग कहते हैं कि जो स्पीति है कि यहाँ पर ये अतिथि के रूप में जो आए हैं, इनके आने के कारण यहाँ वर्षा हुई है। अर्थात चाय पीते हुए उनके आगमन को लोग शुभ मानते हैं। इस प्रकार लेखक अपने को सौभाग्यशाली मानता है कि उसके वहाँ पहुँचने पर उस रात वहाँ वर्षा होती है। तो यहाँ लेखक ने जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है उसका भौगोलिक परिचय दिया है, इस यात्रा में भौगोलिक वर्णन किया है और वहाँ की जलवायु, वहाँ की खेती, कौन कौन सी फसलें होती हैं, इस सब का यहाँ वर्णन किया। वहाँ के जनजीवन का वर्णन किया और वहाँ पर जो लोगों की सांस्कृतिक स्थिति है, वो किस संस्कृति को मानते हैं, वो धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं, इन सब का वर्णन उसने किया है। भौगोलिक, जलवायु का, सांस्कृतिक का और वहाँ के जनजीवन का उसने पूरी तरह से वर्णन किया है। इस प्रकार से लेखक ने स्पीति में बारिश शीर्षक के माध्यम से वहाँ का सारा संक्षिप्त वर्णन किया।